सभी को सादर नमस्ते। इस बार जून 2025 का जो नेट का एग्ज़ाम हुआ था योग विषय से, उसमें एकेडमी से 5 विद्यार्थियों ने जेआरएफ उत्तीर्ण की और कई सारे विद्यार्थी लगभग 15 से अधिक थे जिन्होंने नेट की परीक्षा भी उत्तीर्ण की। तो जैसे हम पहले भी करते रहे हैं, जिन जिन विद्यार्थियों ने सफलता प्राप्त की तो उनके कुछ अपने अनुभव रहते हैं, कुछ तकनीक्स रहती हैं जिनका प्रयोग करके वो ज़्यादा अच्छी तैयारी कर पाए। तो पहले के विद्यार्थियों से भी हमने बहुत सारी तकनीक जानी थी, तो उसी श्रृंखला को आगे हम बढ़ाते हुए आज हमारे साथ में कीर्ति जी हैं जिन्होंने इस बार की परीक्षा में जेआरएफ उत्तीर्ण किया है। तो सबसे पहले हम सभी की ओर से, एकेडमी की ओर से उनका बहुत सारा धन्यवाद और बधाई देते हैं कि उन्होंने जेआरएफ किया और आगे भी अच्छी कामना करते हैं कि वो और अच्छी रिसर्च कर पाएँ या अच्छी पढ़ाई कर पाएँ। तो कीर्ति जी, हम ये जानना चाहते हैं पर सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए कि आप कैसे कैसे आपकी पढ़ाई हुई, कहाँ से आपने किया, फिर हम आपकी तैयारी के बारे में जानेंगे कि आपकी स्ट्रेटेजी क्या रही थी पेपर 1 और पेपर 2 के बारे में। ओम सभी को, मेरा नाम कीर्ति है। मैंने उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी से योग से एमए किया है। 2024 में मेरा एमए हुआ था और मेरा ये नेट जेआरएफ का 3rd अटैम्प्ट था। मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट सिर्फ ट्राई के लिए दिया था कि क्या होता है नेट। मुझे बस सबकी तरह मैंने भी ये इसीलिए दिया था कि इससे पैसे कमाए जाते हैं। और जब सेकंड अटैम्प्ट मैंने दिया, मैंने सोचा मैं सीरियसली पढ़ ही लेती हूँ जब मुझे करना ही है। तो मैंने जनवरी 2024 में कनाड एकेडमी से संपर्क किया। तो फिर मैंने ऑनलाइन बैच लिया था उस समय और मैं ऑनलाइन पढ़ रही थी। मुझे योग दर्शन काफ़ी अच्छा समझ आया था क्योंकि उसमें सूत्र छोटे छोटे होते हैं, तो वो मेरे दिमाग ने पकड़ लिया जी। लेकिन फिर गीता शुरू हुआ, जैसे कि मेरा संस्कृत का भी बेस बिल्कुल भी नहीं था जी। और पढ़ाई से भी, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स में रही हूँ तो पढ़ाई से भी मैं बिल्कुल दूर ही थी। जी। फिर आपकी जो शिक्षा है वो भी उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी से हुई, तो वहाँ भी आप व्यवस्थित कक्षाएं आदि नहीं ले पाए? जी सर। जी। तो ना योग का मेरा कोई बेस था, ना पढ़ाई का मेरा कोई बेस था। जी। कुछ भी बेस नहीं था लगभग 4 से 5 साल से। जी। तो फिर जब गीता शुरू हुई, फिर मुझे ऑनलाइन क्लास में जब इतना तो हम कांटेक्ट नहीं कर पाते, कुछ क्वेश्चंस पूछ पाते हैं। जी। तो फिर मुझे ऐसे परेशानी होने लगी कि मुझे आ तो नहीं रहा है, क्या फ़ायदा रहा है इस चीज़ का। जी। तो फिर मेरे एग्ज़ाम थे एमए के। जी। फिर मैंने सोचा मैं ऑफलाइन का बैच लेकर देखती हूँ 1 हफ्ते का जी। क्या रहता है। लेकिन जब मैंने लिया ऑफलाइन का बैच तो मुझे इतना अच्छा समझ आया कि मैं जून तक यहीं रुक गई थी सर। जी। और उस समय मैंने नेट क्लियर कर लिया था। पहले अटेम्प्ट में जो मतलब एकेडमी से जुड़ के आपका हुआ उसमें नेट हो गया था? जी सर। और उसके फिर सेकंड जो अटेम्प्ट था आपका, 3 अटेम्प्ट बताएं, उसमें आपका जेआरएफ हो गया? जी सर। जी। जी। तो उसमें एक तो यही सबसे पहले उसको बाद में ना करके कि इस सफलता की यात्रा में जो जो भी आपके सहयोगी रहे हैं, तो एक हमारा कर्तव्य होता है कि उनके प्रति हम अपना एक भाव प्रकट करें। जी सर। तो उसको भी हम प्रस्तुत करके फिर आगे की चर्चा प्रारंभ करेंगे कि आपकी सफलता में जो भी आपके मित्रगण या जो भी कुछ सहयोगी रहे हों, तो आप उनको एक बार धन्यवाद प्रस्तुत कर सकती हैं इस माध्यम से। जी सर। सबसे पहले ईश्वर का मैं धन्यवाद करना चाहूँगी जो इतनी अनुकूल परिस्थितियाँ मेरे लिए रही, और मेरे माता पिता का मैं धन्यवाद करना चाहूँगी, और मैं आपका भी धन्यवाद करना चाहूँगी बहुत बहुत सर। और मेरी एक मित्र हैं इंदू जी, उन्होंने भी मेरी बहुत सहायता की। जैसे कि हम ना कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं हम किसी को नहीं बोल पाते तो हम मित्र को बोल पाते हैं। जी। तो उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया कि बस जब हमारा कभी डाउन फेज होता है तो हमें कहीं ना कहीं किसी की आवश्यकता होती है। जी सर। जिससे हम अपने कमजोरी कह सकें, कोई हमें समझा सके। जी तो उसमें आपने कहा आपकी जो मित्र इंदु हैं उन्होंने आपका काफ़ी सहयोग किया। जी सर। जी। कोई और? नहीं सर, बस ठीक है। तो उन सब धन्यवाद के बाद में अब हम पेपर की तैयारी किस प्रकार से करनी चाहिए उस बारे में। तो जैसे सबको पता है इसमें 2 पेपर होते हैं, एक पेपर 1 जो कि जनरल है, जो सभी के लिए समान रूप से है। पेपर 2 योग विषय है इनका। तो हम दोनों की अलग अलग तैयारी के बारे में पूछना चाहते हैं। तो पहले आप योग विषय से आप बताइए, तो योग विषय में पहले का क्या आपका बैकग्राउंड था और था या नहीं था, और उसके बाद फिर कैसे कैसे आपने तैयारी की?
तो थोड़ा उसके बारे में बताएं। जी सर, मैंने 4-5 साल के बाद जनवरी 2024 में पढ़ाई शुरू करी थी सर जी। और मुझे संस्कृत तो बिल्कुल भी नहीं आती थी जी। लेकिन मुझे आपसे संपर्क करने के बाद जैसे आप छोटा छोटा तोड़ तोड़ के एग्जाम्पल दे दे के समझाते थे तो मुझे काफ़ी समझ आता था। लेकिन उस समय मैं सब शब्दों के साथ ही इंट्रोडक्शन कर पा रही थी तब जी। क्योंकि मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है। तो जब तक इंट्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, जब तक पूरी तरह समझ ही नहीं आएगा। जी। मतलब मैं इसको थोड़ा सा स्पष्ट करना चाहता हूँ कि क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि जो बहुत अच्छे से एमए करके आएंगे जी तो सर। वही नेट जेआरएफ की परीक्षा पास कर सकते हैं। जी सर। और जिनका बेस नहीं होता तो उन्होंने बहुत चीज़ें पहले से नहीं पढ़ी है जी तो वे एक सर। अंदर से इन्फीरियरिटी महसूस करते हैं। पता नहीं, जो बच्चे पहले से बहुत पढ़े हुए हैं एमए में या जो 1-2 बार अटेम्प्ट पहले कर चुके हैं, तैयारी कर चुके हैं, तो हम उनको कैसे फेस करेंगे, उनकी तो बहुत अच्छी तैयारी हमारी नहीं है। जी सर। तो क्या आपकी जो जो विषय सिलेबस में है योग जी के, सर। तो उनकी कोई पहले किसी 1-2 विषय की अच्छी तैयारी थी या सब एक सामान्य स्तर से ही आपने शुरू किया था? जी सर, मैंने सब सामान्य स्तर से ही शुरू किया था। मेरी ना पेपर 1 की ना पेपर 2 की किसी भी सब्जेक्ट की मेरी कोई तैयारी नहीं थी। जी। और मैं पतंजलि योग दर्शन इसलिए समझ पाई थोड़ा क्योंकि जैसे अष्टांग योग तो नॉर्मली सब एग्ज़ाम्स में आता ही है। जब हम योग से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम देते हैं तो वो कुछ आसान मेरे लिए इसलिए था, बाकी मैंने कुछ बिल्कुल भी टच नहीं किया था। जी। लेकिन सर जी जैसे कि मैं यहाँ आई और मैंने ये देखा कि मेरा इतना सिलेबस पीछे रह गया है क्योंकि ऑनलाइन में मैं कवर नहीं कर पाई। जी। तो फिर सर जी आपने मुझे बोला कि आप इतने समय में ये वाला कवर कर लीजिए। जी। तो मैं सुबह जो मुझे टाइम मिलता और यहाँ से जाने के बाद एक्स्ट्रा टाइम रिवीजन के अलावा मैं निकालती 1-2 घंटे का, तो मैं उसमें लिख लिख के करती थी सर जी। लेकिन वो बहुत टाइम टेकिंग था जी। लेकिन उसने मुझे बहुत मदद की थी सर जी। मतलब जो भी चीज़ें आप याद करती थी तो उसको पहले लिखती थी जी सर जी, स्पेशली सिर्फ संस्कृत से जुड़ा हुआ। संस्कृत से जुड़ा हुआ जी। जो सामान्य टॉपिक थे जो संस्कृत से नहीं थे वो आप वैसे ध्यान रखती थी। जी सर जी। तो मैं इसी बात को थोड़ा सा और जानना चाहता हूँ कि क्योंकि योग के अंदर बहुत सारे फैक्ट है, हठ योग है, योग उपनिषद है, या कहो कि कोई समझ का भी है तो पेपर में जो क्वेश्चन पुट अप होते हैं वो फैक्ट बेस्ड होते हैं 99%। जी सर जी। और मिक्सिंग होने की संभावना भी रहती है। जी तो सर जी। इस प्रश्न को लेकर मैं चाहता हूँ कि आप बताएं कि आपने उनको याद करने की तैयारी कैसे की, आपने समझने पे ध्यान दिया या याद करने पे ध्यान दिया या दोनों पे दिया, तो उसको एक बार विस्तार से बताएं क्योंकि नए विद्यार्थी ये जानना चाहते हैं कि जब वो तैयारी शुरू करते हैं तो वो कैसे करें, समझने पे ही ध्यान दे, कोई रटने पे ही ध्यान देता है। तो उसको थोड़ा सा आप अपने संदर्भ में बताएं कि किस प्रकार से आपने किया। जी सर जी, जैसे कि यूनिट 5 है, हठ योग है सर जी। उसमें हम कुछ आसन होते हैं जो कॉमन सेंस से पता चलता है कि इससे इसका ये रोग होता है ठीक जी। तो कुछ तो मैंने ऐसे याद किए जी। और कुछ साथ साथ होते थे तो मैं लिख लेती थी कि स्पेसिफिकली ये जो फल है ये है ना इस इसका है, एक फल ये इस इसका है। कुछ चार्ट बना के मैं ये लिख लेती थी क्योंकि कंफ्यूजन तो होगा सर जी अगर हम उसको अलग अलग पेज पे देखेंगे। एक साथ अगर लिख देते हैं तो फिर वो कम हो जाता है सर जी कंफ्यूजन। स्पेशली यूनिट 5 का था सर जी। मतलब लाभों के बारे में आप कह रही हैं? जी सर जी, लाभ मैं ऐसे याद करती थी। और फिर रही बात यूनिट 4 की, योग दर्शन तो सर जी वो मेरे लिए मुश्किल था ही नहीं शुरू से जी। क्योंकि वो मैंने प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना शुरू किया है जी। शुरू से ही जी। मैं उसको अपने जीवन में उतारने की कोशिश करती थी, वो इसलिए मेरे लिए आसान हो गया जी। खैर मैं कह सकता हूँ कि योग सूत्र में आपको जो सरलता हुई वो आपके इंटरेस्ट के कारण भी हुई जी सर। जो विषय उसमें आ रहा था आपकी रुचि थी जी सर। तो रुचि एक अलग प्रकार का उत्साह उत्पन्न करती है तो उसमें ना तो थकावट होती है ना हमें बोरिंग लगता है जी। तो वो चीजें बहुत जल्दी से ग्रेस्प हो जाती हैं। हाँ जी सर जी। ठीक है। और फिर रही बात यूनिट 3 की तो वो मेरे लिए थोड़ी मुश्किल थी सर जी, जैसे ऑलमोस्ट सभी बच्चों के लिए मुश्किल होती है, वो सेम सा होता है उसमें सब कुछ जी। जब मेरा उसमें ही जून 2024 वाले एग्जाम में वहीं पे मैंने मार खाई थी, एक एनाटॉमी में खाई थी और एक वहाँ खाई थी क्योंकि वो मुझसे नहीं हो रहा था शुरू। योग उपनिषद है ना यूनिट 3 तो जी सर। योग उपनिषद का विषय तो हठ योग से काफी मैच होता है जी सर जी। और मुझे लगता है कि यूनिट 3 छोटी है, हठ योग वाला बड़ा है।
जी सर जी, लेकिन ग्रंथ ना बड़े हैं तो बहुत सारे बच्चे तो कहते हैं कि यूनिट 3 तो जल्दी तैयार हो जाती है, यूनिट 5 में ज़्यादा दिक्कत होती है। यहाँ पे आप उसमें कह रहे हैं कि यूनिट 5 में इतनी दिक्कत नहीं, यूनिट 3 में आपको दिक्कत हुई। यहाँ पे शायद सर जी इंटरेस्ट वाली ही बात हम कह सकते हैं। एक तो उसमें मुझे सेम लगता था, क्योंकि अब एकदम से ज़्यादा सिलेबस मुझे लग गया जब ज़्यादा इकट्ठा हो गया। एक तो मुझे वो सारा सेम लगता था और उसमें मेरा इंटरेस्ट भी नहीं था। जी, और हठ लेकिन योग वही है में ना बात, आपने शायद हठ योग पहले तैयार जी किया। सर जी, अगर आप पहले योग उपनिषद तैयार करती तो वो बात फिर हठ योग के लिए भी आती। जी सर जी, योग ऐसा हो उपनिषद सकता में था। तो मुझे लगता है विषय तो समान ही है। जी सर हठ योग जी, में भी लगभग वही बातें हैं जी सब सर आदि, जी। और योग उपनिषद में वही है। तो आपने हठ योग पहले तैयार किया तो फिर योग उपनिषद में आपको लगा कि वही सेम चीजें आ गई तो अरुचि उत्पन्न कर रही उसके साथ सर जी हठ योग के साथ एक ये भी था कि मैं काफ़ी टाइम से योग थोड़ा थोड़ा कर रही हूँ, है। जी योग आसन जी और थोड़ा प्राणायाम, तो उससे मुझे काफ़ी लाभ हुआ है, शारीरिक तौर पे भी और मानसिक तौर पे भी। जी। तो मैं इसलिए उससे कनेक्ट कर पा रही थी कुछ जी 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 कि ये इसमें मदद करता जी। है, और वहाँ पे मैं कम कनेक्ट कर पा रही थी। तो जी इसलिए सर आपका जी, इंटरेस्ट कम रहा। जी सर तो जी, जो पहला आपका जो दूसरा स्टेम्प था जिसमें आप जेआरएफ से रह गई थी, तो उसमें आप कह रही कि योग उपनिषद और एनाटॉमी जी सर इन जी, दोनों का कांड रहा। जी सर मैं फिर उसी प्रश्न पे आता हूँ कि मेरा वही कि जो बच्चों की परेशानी रहती है, और मैंने भी जैसे काफी बच्चे पढ़ाए हैं तो वो रिवीजन नहीं करते हैं या कोई करते हैं तो उनको चीजें याद नहीं रहती। जी सर तो मैं जी, उसी फोकस रखना चाहता हूँ। इतने सारे फैक्ट हैं, फर्स्ट यूनिट के भी हैं, गीता के भी हैं, कुछ संस्कृत की पंक्तियां हैं, कुछ बिना संस्कृत के हैं, जी तो सर काफी जी, सारा फैक्ट हो जाता है। जी सर तो मैं जी, स्पेसिफिक उन तरीकों पे जानना चाह रहा हूँ कि उनकी याद करने की क्या तरीके आपने अपनाए, उनका रिवीजन का कैसे बनाए कि पेपर तक वो आपको रिटेन बना रहे, जी सर उस जी। पे आप थोड़ा सा प्रकाश डालें। जैसे कि सर जी जब मैंने जून 2024 का दिया था तो मैंने बहुत गलतियां करी थी। जी जैसे कि मैं लिख के करती थी, जी जिससे बहुत समय जाता था। जी वो पक्का तो हो रहा था लेकिन बहुत थोड़ा हो पाया। जी मेरी बहुत यूनिट रह गई, जी जैसे कि यूनिट 2 में से गीता भी रह गई थी मेरी। जी अब जून 2025 में मैंने क्या अपनाया था सर जी, जैसे कि मैं अब की बार भी ऑनलाइन ही ले रही थी। जैसे फरवरी से बैच शुरू हुआ था, जी लेकिन शुरू में योग दर्शन हुआ तो वो मेरा साथ साथ कवर हो गया। जी लेकिन उसके बाद जो शुरू हुआ एनाटॉमी शुरू हुआ था, जी वो मेरा पिछली बार भी रह गया था। तो अब की बार भी गड़बड़ हो रही थी, तो इसीलिए मैं तुरंत मार्च में यहाँ आ गई थी सर जी, जी। फर्स्ट वीक से ही। जी और मैंने उसको साथ साथ एनाटॉमी को, और जो अभी जो सिलेबस मार्च में चल रहा था जी। उसको कवर करते हुए चला। एक एक वीडियो मैंने एनाटॉमी की पिछली देखी जी और अभी जो सिलेबस चल रहा था उसकी देखी, जी और मैंने रिपीटेशन में वीडियो देखी। कई के बार देखा उनको जी सर आपने। जी, एक तो रिपीटेशन में देखी। अब मैंने लिखने पे उतना जोर नहीं दिया, सुनने पे दिया, जी और मैंने लॉजिकल माइंड को लगाते हुए कैसे मैं चीज़ों को रिलेट कर पाऊँ जी उस पर ध्यान दिया था सर जी। ऐसे तो मतलब समझ के किया। जी ये सर तो चलो एनाटॉमी के संदर्भ में हो गया, जी सर फर्स्ट जी। यूनिट का फैक्ट है, जी सर जी, गीता का फैक्ट है, हठ योग का है, योग उपनिषद का है, आगे सर का जी। है। तो कहीं कहीं तो जैसे एनाटॉमी में तो प्रॉपर एक शरीर की समझ थी, जी सर तो जी, उस समझ के साथ साथ में बहुत सारे शब्द आपको याद हो गए। जी सर बाकी जी। और जो फैक्ट है उसमें आपकी क्या रणनीति रही? मैं यूनिट 2 का बताना चाहूँगी सर जी। जैसे कि अब मैंने गीता पहले आपसे फेस टू फेस नहीं पढ़ी थी, जी इस बार मैंने आपसे फेस टू फेस पढ़ी थी। जी एक तो मैं यहाँ से मैंने एक मुझे अपना प्लस पॉइंट ये लगता है कि मैंने मार्च में यहाँ पे आते ही पहले दिन से मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली थी। जी क्योंकि मैंने पिछली बार जब मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन नहीं की थी, जाते ही रूम पे हमें बेड दिखता है, जी हमें सोचते हैं हम थक गए। जी। जैसे कि आप हमेशा बोलते हैं सर जी, हमारा ना दिमाग का बैरियर होता है। जी हम थोड़ी देर ब्रीदिंग पे ध्यान दें, या अपना अपना तरीका होता है कि हम कैसे रिलैक्स कर पाएँ। 10-15 मिनट सिर्फ जी। चेयर पे बैठ के कर सकते हैं। जी तो मैं ऐसे करती थी सर जी, यहाँ से डायरेक्ट मैं जाती थी खाना खाने, और उसके बाद मैं सीधा लाइब्रेरी जाती थी सर जी। जी मेरा दिन में कोई बस 10-15 मिनट का रेस्ट होता था सर जी। जी और जैसे पढ़ाई कर रही हूँ तो बीच बीच में पानी पी लिया या फिर कुछ खा लिया, छोटा मोटा फ्रूट। तो इसलिए मैं सुबह भी पढ़ती थी सर जी जो आपने पढ़ाया, और मैं यहाँ से जाने के बाद लाइब्रेरी भी पढ़ती थी सर जी। तो इस चीज़ को मैं अपने श्रोताओं को भी थोड़ा फोकस करना चाहता हूँ कि रूम पे हर व्यक्ति नहीं पढ़ पाता है। जो बहुत मोटिवेटेड है, कोई ऐसी परिस्थिति है घर में कि सब पढ़ाई का माहौल है, तो पढ़ पाते हैं। तो मैं काफ़ी सुझाव देता हूँ, कीर्ति जी ने भी अप्लाई किया, उन्होंने भी अपना अनुभव बताया कि आप यदि कोई कक्षा कर रहे हैं कहीं पर, तो उस कक्षा से अतिरिक्त यदि कक्षा नहीं कर रहे, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो आप रूम की बजाय, रूम में अच्छी पढ़ाई हो रही तो मैं उसको मना नहीं कर रहा हूँ, अगर वहाँ पे अगर कोई ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, कभी मन करता कभी नहीं करता है,
तो बहुत बढ़िया ऑप्शन आप लाइब्रेरी ज्वाइन करें। तो लाइब्रेरी में एक पढ़ाई का माहौल होता है, रूम के अंदर जो एक आलस्य की मानसिकता होती है, बेड को देख के सो जाएं, लेट जाएं या बैठ के पढ़ लें, तो उससे हम बच जाते हैं। और दूसरा जो कीर्ति जी ने कहा, उसी को मैं फोकस कर रहा हूँ कि खाने पीने पर भी जब पढ़ाई का समय चल रहा होता है तो हमें बहुत भर पेट करके भोजन नहीं करना चाहिए, उससे आलस्य बनता है। कितना भी चाहो, मतलब तमस बढ़ता ही बढ़ता है। जो चीज़ें आप बहुत जल्दी ग्रैस्प कर रहे थे वो उतना नहीं कर पाओगे, तो भूख से कम ही खाएं, हल्का भोजन करें। फिर लगता है दोबारा भूख लगी तो हल्के में भी फल आदि ले सकते हैं, प्रॉपर जो हैवी डाइट है उसको ना लेके। इसका भी बहुत प्रभाव पड़ता है मेहनत की दृष्टि से कि हम अच्छी मेहनत कर पाए। जी, उसके बाद जी सर जी, मैं यूनिट 1 पे ध्यान देना चाहूँगी, पेपर 2 की। जी, तो उसमें सांख्य दर्शन भी मुझे इंटरेस्टिंग लगता था सर जी। उस पे मैं सोच पाती थी चीज़ों को, मैं आगे मतलब उसमें अपनी सोच को कनेक्ट करने की कोशिश करती थी उन चीज़ों से जो आप मुझे बताते थे। बाकी चीज़ें तो फिर याद ही करनी पड़ी थी, जैसे कि वेदांत, वैशेषिक, उसमें कुछ चीज़ें याद करनी पड़ी थी। लेकिन जैसे कि आपने समवाय का बताया था, और ये था सांख्य दर्शन में एक और था सर जी, 1 मिनट रोक दीजिए, भूल गई मैं। वो 6 नहीं आते सर जी, असद, अकरणात और अच्छा, सत्कार्यवाद का। जी सर जी, जैसे सत्कार्यवाद और एक अभाव आता है सर जी। जैसे कि आप पूरा एग्जाम्पल देके समझाते थे कि प्रध्वंस भाव, अत्यंत भाव, तो ये पूरा एग्जाम्पल देके समझाते थे सर जी। तो मुझे बिल्कुल, मैं उस एग्जाम्पल को याद रखती थी, बिल्कुल याद। अगर मैं एग्जाम्पल को भूल रही हूँ तो मैं दोबारा क्लास देख लूंगी, लेकिन मुझे उस वो एग्जाम्पल ही इतना इंटरेस्टिंग लगता था कि मैं उसको सोच के मुझे पूरा याद आ जाता था। वो कॉन्सेप्ट आपको माइंड में सेट हो जाता है उस एग्जाम्पल के द्वारा। जी सर जी। मुझे आपकी बात से ऐसा लग रहा है कि आपने ज्यादातर जो स्टडी की है अपनी योग की या फर्स्ट पेपर की भी, उसमें समझ पे आपने फोकस किया। जी सर, क्योंकि आप रिलेट कर रही हैं उसको जीवन से या किसी भी तरह से, तो उसके करते करते भी आपको बहुत चीजें याद हो गई। एग्जाम्पल्स का भी आपने बताया, भी यूनिक है, पहले कभी इस तरह की बातें नहीं आई कि एक तो हम सीधा कॉन्सेप्ट को ही याद करने की कोशिश करते हैं, एक उस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए जो एग्जाम्पल्स बताए गए हैं उनके द्वारा उनको ध्यान रख के और उससे उस कॉन्सेप्ट को याद रखने का प्रयास करते हैं। वो मुझे याद ये भी एक अच्छी तकनीक है जो खासकर अंडरस्टैंडिंग के आधार पर पढ़ाई करते हैं। तो अगर वो उदाहरण याद रहेगा तो उससे रिलेटेड वो कॉन्सेप्ट भी आराम से ध्यान आ जाएगा। जैसे कि आसान लैंग्वेज है कि जो कभी नहीं होगा जी, अन्य जैसे जो किसी और में नहीं होगा, अन्य अभाव या अत्यंत भाव जो कभी नहीं होगा, मतलब ये इजी लैंग्वेज है। अगर हम मेन शब्द भूल रहे हैं तो उसकी आसान एग्जाम्पल। जी सर जी, ऐसे मैंने याद किया। तो कुछ ऐसा भी पोर्शन रहा आपका योग में जिसमें आपकी समझना काम करके आपको रट्टा ही लगाना पड़ा उसके अंदर? यूनिट 8 लगती थी सर जी मुझे, वैसे तो वो समझ की है जी, लेकिन मुझे वो लगती थी थोड़ी। अच्छा, आपकी इतनी समझ उसमें नहीं काम की? जी सर जी। यूनिट 8 तो वैसे काफी समझ का ही है, थेरेप्यूटिक योगा आपका। जी सर जी। और जो आपने समझ के किया या रट के किया, जैसे भी किया जी सर तो जी, उसको फिर बाद में मेंटेन रखने के लिए, क्योंकि जो कोई हम पढ़ते हैं 2-4 दिन 5 दिन बाद फिर भूल जाते हैं। जी सर जी। फिर दोबारा पढ़ेंगे फिर भूल जाएंगे, तो वो आपको परीक्षा के टाइम तक अंत तक याद रहे, उसके लिए क्या आपने तकनीक अपनाई? सर जी उसके लिए ना मैंने जैसे एक तो 15 दिन का मैं टाइम टेबल बनाती थी जी, और एक पर डे का टाइम टेबल मैं बनाती थी जी। जैसे कि मैंने एक नोट ले रखा था, वो छोटा वाला नहीं होता सर जी, उसमें मैं डेली बनाती थी कि अगले दिन मुझे ये पढ़ना है जी। और जब पूरा सिलेबस हो गया, जैसे कि लास्ट की कुछ क्लासेस रह गई थी जो मुझे पता था कि मुझे आता है, तो तब से जब मैंने सेल्फ स्टडी शुरू करी थी, उस टाइम पे मेरा क्या वो था कि आधे दिन मैं 12 बजे तक पढ़ूंगी पेपर 1 जी, और उसके बाद पढ़ूंगी मैं पेपर 2, 1-2 घंटे का रेस्ट लेके, और मैं फिर पढ़ूंगी पेपर 2। एक तो दिमाग को मेरे आदत थी, ये शुरू से मैंने यही किया था। जैसे कि सर जी क्लास होती थी लगभग 10 बजे के करीब जी, और लाइब्रेरी खुल जाती थी सर जी 7 बजे जी। तो मैं ये अपनी दिनचर्या फॉलो करती थी सर जी कि मैं सुबह जल्दी उठ के और मैं 7 बजे लाइब्रेरी पहुंच जाऊँ, कम से कम 9:30 बजे तक मैं वहाँ पे पेपर 1 की प्रैक्टिस में करती थी सर जी। और उसके बाद क्लास का करती थी यहाँ पे आके, और उसके बाद जाके करती थी सर जी लाइब्रेरी। तो जैसे नया विषय पढ़ाया, पहले का भी इकट्ठा होता जा रहा है, इस बार भी बच्चे इसमें परेशानी महसूस कर रहे हैं कि सर नए
विषय में ही इतना टाइम लग जाता है कि पुराना रिवीजन करने का टाइम ही नहीं मिलता। जी सर तो जी। ये परेशानी आपकी भी साथ रही, और रही तो फिर कैसे इसको आपने दूर किया? ये इस बार कुछ जैसे कि पेपर 1 में रहती थी सर जी, क्योंकि पेपर 2 तो मुझे इंटरेस्टिंग ही लगता था। जी पेपर 1 में मेरे साथ रहती थी ये, लेकिन है ना, मैंने सर जी एक तो ये नहीं सोचा कि नहीं हो पाएगा, जी मुश्किल लगता था, डिमोटिवेशन भी होता था। तब मैं बीच बीच में आपसे बात भी करती थी सर जी, और मेरी एक मित्र हैं, उनसे बात करती थी जी कि नहीं हो रहा। तो जैसे कि सर जी नर्वस सिस्टम मुझे ऐसा लग रहा था, मुश्किल लग रहा था, जी बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा था। जी तो सर जी है ना, हमारे दिमाग कई बार ही रहे कि नहीं हो पाएगा, और हम पहले ही सोच लेते हैं कि डेली इतना ज़्यादा हो रहा है, हम उस सोच में ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, मेरा ये मानना है सर जी। हम पूरा टाइम टेबल जब बना के मैं चली सर जी, तो मेरा भी ज़्यादा था, लेकिन वो लास्ट तक मैंने कवर कर लिया था। वो टाइम टेबल लगभग 10 दिन का मुझे पता है कि मुझे इतने दिन में ये पूरा करना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वो 11 दिन में हो जाएगा, उससे ज़्यादा दिन वो नहीं लेगा। ऐसे होता था सर जी। कुछ पर्टिकुलर टाइम मैं डेली का जो सिलेबस हो रहा है उसको देती, और कुछ पर्टिकुलर टाइम मैं पिछला होता था उसको देती। और रही बात फिर डिस्ट्रैक्शंस की सर जी, मेरा ये मानना था कि जब तक नहीं हो जाता, कुछ महीने की बात है, क्यों जाके टाइम वेस्ट करना है कहीं भी। एक तो पहली ये बात थी सर जी, और दूसरा जब मेरा कुछ रह जाता रिवाइज करना, तो मैं पैदल जाती हूँ हर जगह यहाँ पे जैसे, तो मैं रास्ते में चलते हुए उसको रिवाइज करती थी, बोल के मतलब कैसे न कैसे करके रिवीजन का टाइम निकाल पूरा करती ही थी सर जी। तो जैसे आज कोई नया विषय पढ़ा तो उसको आप कितने दिन तक रिवाइज करती थी? क्योंकि मैंने देखा बच्चे क्लास के अंदर जैसे आज कोई विषय पढ़ाया तो कल ज्यादा करेंगे, कल परसों तक रिवाइज करके फिर छोड़ देते हैं, फिर नए विषय में आते। तो क्या आप भी छोड़ देती थी, या उसको फिर कब तक मेंटेन रखती थी? कम से कम 3 दिन तो मैं करती थी सर जी, कम से कम 3 दिन। और वो भी ऐसे होता था कि मैं वीडियो भी बार बार सुनती थी जी। कम से कम मैंने एक वीडियो 4 से 5 बार तो देखी ही है। अच्छा। कम से कम 4 से 5 बार। टाइम नहीं गया आपका, फिर कैसे मैनेज किया आपने? मैंने स्पीड बढ़ा दी सर जी, 2.5 भी मैं कर देती थी, उससे मेरा हो जाता था सर जी जल्दी कवर। और इस पर तो वो दूसरा कि जैसे एनाटॉमी का विषय था जी सर तो जी, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं हुई आपको? जी सर जी, इस बार मुझे कोई दिक्कत तो योग में आपका ठीक रहा? जी सर जी। और फर्स्ट पेपर की तैयारी के संदर्भ में मैथ आदि का जैसे विषय है जिनका मैथमेटिकल बैकग्राउंड नहीं रहता, तो क्या आपका मैथ का बैकग्राउंड था? नहीं सर जी, मेरा कोई मैथ का बैकग्राउंड नहीं था, और मुझे भी शुरू में आपको मैं बोलती भी थी सर जी कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं तो नहीं कर पाऊंगी मैथ का। तो स्पेशली मुझे लास्ट तक ही ये रहा है कि मैथ का तो पता नहीं क्या ही होगा। मैं प्रैक्टिस भी मैं 1 वीक पहले मैथ का प्रैक्टिस करना भी छोड़ दिया था, मैं इस विषय में थोड़ी डिमोटिवेटेड ही थी। लेकिन जैसे कि कुछ टॉपिक होते हैं उनको हम कवर करके ही चलते हैं। जैसे कि मैं प्रैक्टिस तो कर रही थी सर जी, लेकिन अब कुछ आसान क्वेश्चंस हैं। अब मैथ ऐसी चीज़ है सर जी, पेपर में आसान भी आ सकता है और मुश्किल भी आ सकता है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। योग का तो सिर्फ फैक्ट आएगा। यहाँ पे मैंने ज़्यादा एक पर्टिकुलर टाइम मैंने दिया, रोज दिया, 2 महीने तक दिया था मैंने। लास्ट में ये मैं गलती ही कहूँगी अपनी, क्योंकि रिस्क भी था ये मैंने सिर्फ 2 महीने ही टाइम दिया था मैथ को। सुबह में 2 घंटे 7 से 9 बजे तक मैं मैथ करती थी। तो अभी पर मार्क्स भी बता दीजिए आपके कि फर्स्ट पेपर में कितने रहे और योग में कितने रहे? जी सर जी, मेरे फर्स्ट पेपर में 35 क्वेश्चन ठीक थे सर जी। हाँ जी, 70 मार्क्स। हाँ जी। और सेकंड पेपर में? सेकंड में 84 थी। 84 ठीक थे। हाँ जी। आपके तो 238 आपके। हाँ जी सर जी। तो लगभग 80% मार्क्स है, बहुत अच्छे मार्क्स हैं। और इस बार का जो मैथ डीआई रीजनिंग आया था तो उसमें क्वेश्चन ठीक थे आपके या गलत हुए थे? मेरे ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन ठीक थे सर जी। उसका मैं ये एक ही बात बोलना चाहूँगी कि कुछ कंसेप्ट मुझे मुश्किल लगते थे, कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने एक ही कंसेप्ट में 2 घंटे लगा दिए, और कुछ ऐसे थे जो 1-1.5 घंटे के बाद सोल्व हो गया। कुछ ऐसा था कि 2 घंटे लगा दिए तब भी नहीं हुआ, लेकिन ऐसा एक आध ही होता था। अगर हम कोशिश कर रहे थे तो वो हो जाता था, इसलिए मेरा एंड तक बहुत सारे टॉपिक मेरे क्लियर हो गए थे। हाँ जी। तो मैं यही कहना चाहता हूँ आप सभी को, तो इनको पहले डर भी था और कोई बेस भी नहीं था मैथ डीआई रीजनिंग का, लेकिन फिर भी प्रयास करते करते इन्होंने इतने अच्छे मार्क्स, क्योंकि फर्स्ट पेपर में 35 क्वेश्चन ठीक करना एक बहुत अच्छा स्कोर है, सम्मानजनक स्कोर है। और उसमें मेन जो योगदान रहा, जिन्होंने बताया कि मैथ डीआई रीजनिंग के लगभग सभी क्वेश्चन ठीक थे। तो आप भी जिनका मैथ का कोई बैकग्राउंड ऐसा नहीं है विशेष, तो वो कोई डर ना रखे मन के अंदर कि भाई हमें नहीं आ रहा भी,
मतलब 5 दिन नहीं आ रहा है, 10 दिन 15 दिन हाँ नहीं जी आ रहा है, सर। लेकिन एक टाइम आएगा, और जब वो आएगा टाइम, जब वो 2 महीने बाद आए, फिर आपको वो सब चीजें आने लगेंगी। हाँ जी सर लेकिन जी। तब तक के लिए, जब तक वो 2 महीने या 1 महीने बाद का टाइम नहीं आता, तब तक धैर्य रखना है। हाँ जी सर और जी। आपने 3-4 दिन 5 दिन के बाद ही अपना धैर्य छोड़ दिया, हाँ जी तो वो सर जो जी। कुछ भूमिका बन रही थी उस चीज को सीखने की, वो भूमिका फिर वहीं पर रुक जाएगी। हाँ जी सर जी। आपको भी तो टाइम लगा होगा ना इसमें, कि ऐसा तो है नहीं कि पहले 2-4 दिन के अंदर ही आपको समझ में आ गया वो सब डीआई रीजनिंग में। ऐसे सिर्फ डीआई मैथ के साथ नहीं था सर जी, जी एनाटॉमी में भी बहुत कुछ था, जैसे एंडोक्राइन और नर्वस सिस्टम मुझे बहुत मुश्किल लगता था। जी। बहुत सारी चीज़ें मुझे बहुत मुश्किल लगती थी। जी। पेपर 1 में मुझे एनवायरनमेंट, क्योंकि उसमें फैक्ट ज़्यादा है सर जी, जी। मुझे वो बहुत मुश्किल लगता था। लेकिन सर जी, जैसे मैं आपसे कभी भी कहती, तो आप हमेशा कहते कि प्रैक्टिस करोगे तो वो आसान हो जाएगा। प्रैक्टिस, आपने ये बात बहुत बार बोली, तो फिर मैंने सोचा चलो एक बार इम्प्लीमेंट करके देख ही लें। जी। हम ऐसे सोचते हैं कि नहीं होगा नहीं होगा, ये सोचते रहते हैं। मैंने जून 2024 वाले में यही सोचा था जी। कि मैं तो कर ही नहीं पाऊंगी, नहीं होगा मेरे से ये। जी। तो इसलिए हम डिमोटिवेटेड रहते हैं और हम कोशिश ही नहीं करते। जी। एक बार कोशिश करके देख लें, कम से कम 3 बार करेंगे ना, चौथी बार पक्का आता ही है सर जी समझ में। जी। ये मेरा एक्सपीरियंस रहा जी। है। जी। तो आपने कहा है कि आपने वीडियो 4-5 बार देखी, जी सर उससे जी। कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुए और बहुत चीजें सुनने से याद भी हो गई। जी सर जी। तो तैयारी का तो लगभग हमने देख लिया, तो आप अपनी तरफ से कुछ ऐसी चीजें बताना चाहें कि जो बच्चों की तैयारी में काफी सहयोग कर सकती हो। उसमें जी सर एक जी। विषय में और लेना चाहता हूँ कि पढ़ाई एक तरफ है और पेपर के समय पर उस नॉलेज का इम्प्लीमेंट करना वो अलग बात है। जी सर जी। इस बार भी कई विद्यार्थी ऐसे रहे हैं जिनकी तैयारी बहुत अच्छी थी जी और सर पेपर जी। में किसी कारणवश वो बहुत सारे क्वेश्चन गलत कर आए जो जी उनको सर जी। आते थे, सरल थे। तो उस पे भी आप थोड़ा प्रकाश डालिएगा, क्या आपके साथ वो स्थिति रही पहले अटेम्प्ट में, दूसरे अटेम्प्ट में, या नहीं रही? अगर रही है तो कैसे आपने उसको ठीक किया? और उसके अलावा कोई और सुझाव जो आपको लगता है कि ये चीज़ अगर आप करोगे तो आप बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं? जी सर जी, मैं पेपर अटैम्प्ट करने वाली बात पे प्रकाश डालना चाहूँगी। मैंने पेपर कैसे अटैम्प्ट किया, वैसे तो सर जैसे सबके अपने अपने कंफर्टेबल तरीके हैं। जी। मैंने जून 2024 वाले में भी और 2025 वाले में भी सेम ही टेक्निक अपनाई थी अपनी, कि मैंने पहले कॉम्प्रिहेंशन पे ध्यान दिया, क्योंकि मेरे दिमाग में ये बात बैठी हुई थी कि है ना, ये फ्री के नंबर हैं बिल्कुल, क्योंकि ये हम पहले प्रैक्टिस कितना भी कर लें क्या पता कैसा आएगा, आसान भी आ सकता है और मुश्किल भी आ सकता है। जी। तो फिर सर जी, और जब हम पेपर में बैठते हैं तो हमारा इतना दिमाग खराब सा नहीं होता सर जी, ना कन्फ्यूज़न होता, बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न नहीं होता, क्योंकि हम मुश्किल क्वेश्चंस को अगर देखेंगे तो फिर घबरा जाएंगे। जी। इसलिए कॉम्प्रिहेंशन जितना सही कर सकते हैं उतना भी सही नहीं करेंगे। जी। मेरा ये। तो आपने सबसे पहले कॉम्प्रिहेंशन को ढूंढा और उसको किया, जी दोनों सर जी। पेपर के, फर्स्ट वाले की भी जी योग सर जी, वाले की? तीनों कॉम्प्रिहेंशन। फिर मैंने ये भी सोचा था कि अगर मुझे ऐसा लगा कि डीआई आसान है तो मैं डीआई भी तभी कर दूंगी। ठीक है। तो मैंने 35 मिनट में सर जी 20 क्वेश्चन करने का मैंने सोचा हुआ था, तो मेरा हो गया था सर जी अच्छा, 35 20 मिनट हो में। गए थे, मतलब जी तीनों सर जी। कॉम्प्रिहेंशन और डीआई? जी सर जी। ठीक है। और उसके बाद? और उसके बाद सर जी मैंने योग का पेपर सोल्व किया था। जैसे कुछ क्वेश्चन तो बिल्कुल सेकंड्स के होते हैं सर जी, और कुछ क्वेश्चंस में जो कंफ्यूजन होता है सर जी, जैसे ट्रिक बना रखी थी उन्होंने, तो उनमें टाइम भी लगा था मुझे, और कुछ क्वेश्चंस बिल्कुल आए ही नहीं, तो मैंने उन पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। जी। मैंने ये सोचा था, उसको सिर्फ मार्क कर दिया था कि अगर मैं बाद में नहीं भी मार्क कर पाऊँ, जैसे कि वो टाइम नहीं दे पाऊँ तो जो आंसर मैंने चूज सबमिट किया वो हो जाए। सबमिट हो जाए। जी। हाँ, मैंने ये भी किया था। लेकिन मुझे पता था कि क्योंकि हमारे पास पेपर भी होता है, तो जी। मैंने ये पहले ही लिख रखा था कि इस क्वेश्चन पे मुझे देखना है, जी। क्योंकि उसमें बार बार स्क्रॉल करके तो हम घबरा ही जाते हैं। एक क्लैरिटी से दिखे तो ठीक रहता है। जी। तो मैंने योग का पेपर पहले किया, उसके बाद मैंने पेपर 1 किया था सर जी। और पेपर 1 में मैं यही कहना चाहूँगी कि कुछ क्वेश्चन तो बेसिक डायरेक्ट फैक्ट आते ही हैं, जी। क्योंकि सारा पेपर तो मुश्किल होता ही नहीं सर जी। बिल्कुल। और कुछ पेपर हमें दिमाग से भी करने होते हैं, जैसे कि मैं मैथ के क्वेश्चन पे हाईलाइट करना चाहूँगी सर जी। उसमें ये था, मैचिंग था, और उसमें मैं सिर्फ एक ही सॉल्व कर पा रही थी। जी। लेकिन उसी से मेरा हो गया, उससे हो गया। अगर हम पूरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़, अजीब क्वेश्चन दिख रहा था वो मुझे, लेकिन मुझे एक ही पॉइंट दिखा कि क्या मैं इसको सॉल्व कर सकती हूँ। जैसे रेशो था सर, जिसमें रेशो और परसेंटेज, जी। तो मैंने वो कर दिया और उससे मेरा हो गया सर जी। तो ऐसे मैथ के मेरे 3 क्वेश्चन ठीक हुए थे सर जी। जी। तो ये दिमाग और कॉमन सेंस बहुत लगानी पड़ती है सर जी, उसमें हमें एक कोई वर्ड पकड़ना पड़ता है। और मैचिंग के तो आजकल बहुत आ रहे हैं सर जी, सीक्वेंस के बहुत आ रहे हैं। सीक्वेंस बहुत आसान है सर जी, जी।
क्योंकि हम अगर कुछ हिस्सा भी पकड़ लेंगे ना तो हम कर देते हैं सर जी। मतलब कहीं से भी मान लो 5 शब्द दिए हैं, आपको जी। शुरू के पता हो या बीच के पता हो या लास्ट के पता हो जी कि सर भाई जी। ये यहाँ पे होगा, जी सर तो जी। एलिमिनेशन बहुत इजी हो जाता है। जी सर जी। जी। और एलिमिनेशन मेथड और मैचिंग द फॉलोइंग और सीक्वेंस, इसके भी ज़्यादा आ रहे हैं सर जी। और ये मैं तो ये इसमें ये कहूँगी कि ये बहुत आसान है, जी। इससे पेपर आसान हो रहा है। डायरेक्ट जो सीधे एक सिंगल फैक्ट है उसकी अपेक्षा ये विचार करने का मतलब इसमें है अवसर। जी, ऑप्शन मिल जाता मान है लो सर जैसे जी एक हमें। क्वेश्चन पूछा, उसका एक सीधे सीधे ऑप्शन है, वो तो ये तो आता या नहीं आता। जी सर जी। वहां पे 5 लाइन दी या 5 शब्द दिए, सीक्वेंस पूछ रहे हैं या ग्रुपिंग बनाने के लिए कह रहे जी हैं, तो सर वहां पे जी। नो 1-2 नहीं भी आता हो, हाँ जी। तो तब भी हम ऑप्शन की तरफ या आंसर की तरफ जा जी सकते सर हैं। जी। तो मैंने ये तरीका शुरू से ही, जब मैं यहाँ पे भी PYQ सॉल्व करती थी उसमें भी डिमोटिवेट तो होते ही हैं कि हमें पूरा क्यों नहीं आ रहा, लेकिन पेपर में तो हमें एप्लीकेशन ही करनी है मेन। जी। तो मैंने ऐसे किया था मतलब सर आपका एप्लीकेशन बढ़िया रहा जैसा सर मैं जी। सोचा था, कि कुछ ऐसे क्वेश्चन भी रहे जो आपको आते थे गलत हो गए। जी सर जी। कुछ 2-3 क्वेश्चन थे, जैसे कि हम शब्दों में कंफ्यूज हो जाते हैं। जी। हठयोग से ही था सर जी एक क्वेश्चन, तो उसमें मुझे ध्यान नहीं आ रहा था, वो घबराहट के कारण भी हो रहा था जी। थोड़ा। तो तो 2-3 तो कोई इतना ज्यादा नहीं है, इतना जी तो सर जी। हो जाए कोई बात नहीं। टाइम मैनेजमेंट भी आपका ठीक रहा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, बहुत अच्छा था सर जी मेरा टाइम मैनेजमेंट। मेरा 25 मिनट पहले पेपर हो गया अच्छा, था। 25 मिनट पहले। और मैंने ये भी देख लिया था पेपर 1 में, पेपर 2 में कि मेरे कितने क्वेश्चन ठीक है। मेरा 82 स्कोर था सर जी उसमें। अच्छा, कि आपने मैं अपने हिसाब से 82 अपने कंफर्म ठीक कर लिए थे। जी सर जी। जी। तो अब उसके अलावा कोई और बात आपको ऐसी लगती हो जो आप सुझाव के रूप में बताना चाहें विद्यार्थियों को कि ये आप करें और ये ना करें, उसको संक्षिप्त में आप एक बार बताओ। जी सर जी। एक तो मैं ये बताना चाहूँगी कि है ना, मैं सर जी शुरू से ना योग अभ्यास करती थी। जी। 1 घंटा मैं रोज करती थी, उससे मानसिक और शारीरिक दोनों विषय में मुझे बहुत सहायता मिली थी। और दूसरा, मैं सबका अपना अपना है, मैं ग्रुप स्टडी में मैं नहीं करती, मैं अकेले करती हूँ, मुझे फोकस उसमें होता है। तो जी। हमें अपना ये ढूंढना है कि हमारा कहाँ पे अच्छी पढ़ाई हो पा रही है तो वहीं करें। और है ना, हमारा दिमाग ही, जैसे हम इतने घंटे पढ़ रहे हैं, हमारा दिमाग ही हमें भ्रम में डालता है कि इतने घंटे की पढ़ाई होगी। तो हमें रियलिटी से वाकिफ रहना है कि अच्छी क्वालिटी की पढ़ाई हुई है या नहीं हुई। जी। ये हमें आवर्स ना गिने, क्वालिटी पे ध्यान दें। जी, ये हमें जरूर ध्यान रखने की जिस जरूरत है। कारण से पढ़ाई खराब होती है, ऐसी कुछ चीजें आप बताना चाहें कि इन चीजों को ना करें तो जी आपकी सर पढ़ाई जी। अच्छी होगी, जो आपने अपने लिए अप्लाई की हो। मैंने तो सर जी, जैसे कि जो जो आपने बताया, एक तो पहले, हाँ, एक मेन बात मैं बताना चाहूँगी। कुछ फेज मेरा आया था ऐसा, जैसे कि लाइब्रेरी में भी कुछ बच्चे थे हमारे यहाँ के एकेडमी के, तो वो उनका बैकग्राउंड काफ़ी अच्छा था, जैसे BHU का है, एस व्यासा का है। तो मैं सोचती थी कि मैंने तो ओपन से किया है, इनको तो संस्कृत भी आती है। तो मैं डिमोटिवेट हो रही थी सर जी उससे। जी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि मेरी मेहनत तो मेरे हाथ में ही है, जी। जितना मैं प्रयास कर सकती हूँ वही मैटर करता है। जी। कुछ समय के लिए मेरा ये फेज था, उससे मैं डाउन ही जा रही थी सर जी। जी। तो ऐसे नहीं देखना चाहिए कि किसको कितना आता है। जी। इसको तो मैं यही बोलूंगी सर जी, मत ही देखें तो अच्छा है। जी। अपने दिन रात सिर्फ अपने उस पर इम्प्रूवमेंट पे ध्यान दें कि हम डेली कितना सीख रहे हैं। जी। एक फेज हमारा भी आएगा कि हम भी काफी चीजों को जान जाएंगे। जी सर जी। 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 चलिए, तो अब हम दोबारा से कीर्ति जी का धन्यवाद करते हैं कि इन्होंने, क्योंकि 80% के आसपास मार्क्स आना कोई सामान्य बात नहीं है। पेपर अब उतने इजी भी नहीं आते, इजी टू मॉडरेट ही रहते हैं, कभी कभी तो हार्ड भी आते हैं। और इस बार कट ऑफ भी ज़्यादा गई, जनरल की 77% थी और इनका कट ऑफ से भी 2-3% ज़्यादा 80% आए। तो आगे की भविष्य की बहुत सारी शुभकामनाएं आपको कि आप अच्छी रिसर्च करें, अच्छी आपको जॉब प्राप्त हो, बढ़िया काम कर पाएँ। और आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। ओम।